Okay, dears. So today's class is about women in Pakistan, health, education, employment, and legal uh, empowerment, right? तो आप लोगों के सिलेबस का ये हिस्सा है और उसने ये टॉपिक जो है इंडिविजुअल दिया है, जैसे कि विमेन इन पाकिस्तान। फिर ये आ जाता है कि विमेन्स हेल्थ, विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड विमेन्स लीगल एम्पावरमेंट। ठीक है, मैंने सबको इकट्ठा करके एक टॉपिक बना दिया ताकि एक लेक्चर में डिलीवर कर सकूं और फिर आप लोगों को पाकिस्तान में औरत का सूरत हाल क्या है समझा सकूं। ठीक है, तो जिस तरह मर्द होते हैं इसी तरह औरतें भी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और अगर दुनिया ने तरक्की करनी है तो दोनों ने इकट्ठे काम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द जो है कामयाबी का जो है एक जरिया है और औरतें जो है एक सपोर्टिंग रोल अदा करती है। नहीं, जो इक्वल रोल है वो औरत का है। सही। लेकिन सोसाइटी में चूंकि निज़ाम मौजूद है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम मौजूद है जिसमें औरतों को थोड़ा सा मार्जिनलाइज किया जाता है, थोड़ा सा दीवार के साथ लगा दिया जाता है, इन्फीरियर समझा जाता है, जिसकी वजह से दुनिया में जो है इक्वालिटी अचीव नहीं हो रही और जो कामयाबी दुनिया चाहती है वो भी अचीव नहीं हो रही। हमारा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तान की हद तक ही बात करेंगे। तो पाकिस्तान की तरक्की का ना होना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, जिस जो भी तरक्की या प्रोग्रेस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से औरत को हमने क्या किया है, मार्जिनलाइज किया है, उसको एक साइड पर रख दिया है और वो हक हम उसे नहीं दे रहे जो कि उसे मिलना चाहिए, बल्कि हम उसको इंफीरियर समझते हैं। और यही बात साइमन डी बवेर ने अपने किताब द सेकंड सेक्स में कही थी कि औरत को जो है, औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत को औरत बना दिया जाता है। वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट रदर बिकम्स अ वुमन। ठीक है, कि पैदाइश के तौर पर औरत तो औरत पैदा नहीं होती, उसको औरत बना दिया जाता है। यहाँ से औरत से मुराद ये है कि उसको कमजोर बना दिया जाता है, उसको वीक बना दिया जाता है, उसके हकूक सल्फ कर दिए जाते हैं, उसका जो रोल है लिमिट कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उसकी मिसाल आप लोग अपनी सोसाइटी में ले लें कि यहाँ पर औरतें जो है एजुकेशन के लिहाज से पीछे है, जॉब के लिहाज से पीछे है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से पीछे है, इसी तरह इंसाफ लेने के लिहाज से पीछे है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर औरतें पीछे हैं। ये क्या, ये एक सोसाइटी की मेंटेलिटी है। आई होप यू आर ऑल गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। तो यही जो है हमारा आज का टॉपिक है कि हम देखेंगे कि औरतें फिर किधर किधर पीछे है, किस फ्रेमवर्क, किस थ्योरी के लिहाज से, कौन सी साजिश के जरिए जो है उनको पीछे रखा गया है, और फिर हम जो है इसका हल क्या दे सकते हैं, इस मसले को ठीक किस तरह कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला जो अहम पॉइंट है वो तो है उनकी सेहत, वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में औरत की सेहत का तरीकेकार क्या है, ठीक है, और सिचुएशन क्या है, इस सिनारियो को हम किस तरह देखते हैं। तो जाहिरी बात है इनइक्वालिटी मौजूद है, तो इनइक्वालिटी जो है हेल्थ केयर में भी मौजूद है, यहाँ पर भी जो है मसाइल आ रहे हैं औरत को। ठीक है, और ये एक थ्योरी है जिसको हम स्ट्रक्चरल थ्योरी कहते हैं। मुझे एक मिनट दे रहे प्लीज।
अच्छा जी। तो एक हमारे पास है कि फेमिनिस्ट स्ट्रक्चर थ्योरी, जो आर्ग्यू करता है कि हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज जो है वो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से आचे आते हैं। ठीक है, कि हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक। और उस स्ट्रक्चर, उस खास तरीकेकार के मुताबिक ये इनइक्वालिटी दी जाती है। अभी तो हालात थोड़े चेंज हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें, एक रूरल एरियाज हो गए, एक अर्बन एरियाज हो गए, जब बच्चों की पैदाइश होती है तो ज्यादातर जो गांव की औरतें हैं उनको हॉस्पिटल की जो सहूलियात है वो गांव में ही जो है कोई घर होता है। ठीक है, और उसमें उसका इलाज कर दिया जाता है। मतलब या तो हॉस्पिटल्स नहीं है, या उसको जो है अ, बुरा समझा जाता है कि औरत की जो बच्चे की पैदाइश है वो किसी हॉस्पिटल में जो है उसकी पैदाइश हो। जो बच्चा घर में पैदा हो उसको जो है अच्छा समझा जाता है, और वो कहते हैं कि बस ये हमारी गैरत है कि हम औरत को बाहर नहीं ले जाते इस काम के लिए। एनी हाउ, ये अब जहन चेंज हो चुका है हमारी सोसाइटी में भी, लेकिन पहले ये था। तो ये एक स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी है कि आपने एक स्ट्रक्चर को इवन नॉर्मलाइज किया भी, अगरचे उसमें एक औरत की जो है मौत भी आ जाए तो आप उसको भी कहते हैं कि बस ये मौत भी जो है गैरत की मौत है, क्योंकि पर्दा ही सब कुछ है। एनी हाउ, इसमें चैलेंजेस फिर हमारे पास ये है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है पाकिस्तान में अगर देखा जाए यूनिसेफ की सर्वे के मुताबिक, तो हर 1100 में से आपको 186 डेथ मिलेंगी। ठीक है, माए पोत हो जाती है, बच्चे पोत हो जाते हैं, और इसकी जो है अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, कि पेरेंटल केयर क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, और साथ में जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की कमी, स्किल्ड डॉक्टर की कमी, वो भी कमी की वजह, उसकी कमी की वजह से भी जो है वो बेचारे मर जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ओनली 34% ऑफ मैरिड वुमेन यूज मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स। मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स जो है उसको तो इवन हम बुरा समझते हैं सोसाइटी के लिहाज से। अगर आपको कोई कहे कि फैमिली प्लानिंग करो, कोई गोलियां खा लो, कंडोम्स वगैरह यूज करो, तो फिर हमारे सोसाइटी में उसको ये माना जाता है कि आप जी इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप मुआशरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप खुदा पर पूरा ईमान नहीं रखते, रिजक देने वाला तो अल्लाह की जात है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो और औरतों की बात करें तो बेचारी औरतों को पता भी नहीं होता कि कंट्रासेप्टिव्स जो है ये है क्या चीज़, और इसका इस्तेमाल किस तरह है, और मेरे सेहत के लिए ये कितना ज़रूरी है, मेरे बच्चों की फैमिली की सेहत के लिए ये कितना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो जाहिरी बात है कि मेंटल हेल्थ के लिहाज से भी जो है औरतें ज्यादा सफर करती है, ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहती है। WHO हु जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक 29% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन सफर फ्रॉम डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है। तो हमारे पास एक केस स्टडी मौजूद है, द लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम। ठीक। जिसको 1954 में 1994 में 94 में इनिशिएट किया गया। ठीक। कि औरतों के और उसके बच्चों के सेहत का जो है हम उसमें थोड़ी सी बेहतरी ले आए, लेकिन ये अनफंडेड रहा और कामयाब ना हो सका। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी है, हमने इम्प्लीमेंट करे जनाब एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और कवानीन के मुताबिक इम्प्लीमेंट करनी होगी। और इसका मतलब ये है कि आपने हर एक औरत का ख्याल रखना है इकोनॉमी में, और हर एक बच्चे का ख्याल रखना है, हर एक शख्स का ख्याल रखना है। और आपने जो जीडीपी में इसके लिए जो बजट रखा है सेहत के लिए उसको बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको इंसेंटिवाइज नहीं करोगे, मराहत नहीं दोगे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, इस हेल्थ निज़ाम को, तो आपका हेल्थ निज़ाम चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास है कि विमेन्स एजुकेशन इन पाकिस्तान कैपेबिलिटी अप्रोच बाय अमर्त्य सेन। उसकी एक थ्योरी है, वो कहती है कि अगर आपने
औरत को कामयाब करना है तो आप उसको क्या करें, एजुकेट करें, आप उसको बेहतर एजुकेशन दे दें। जब तक आप उसको एजुकेशन नहीं देंगे औरतें कामयाब नहीं होंगी। जाहिर बात है, ये तो अंडरस्टूड बात है ना, कि एजुकेशन इनहेंसेस वुमेन्स एजेंसी। और अगर आपने इस स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी से निकलना है तो स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी से भी तब ही निकलेगी जब औरतें एजुकेट होगी। एजुकेशन नहीं है तो औरतें तो तरक्की नहीं कर पाएंगी। थोड़े से पाकिस्तान के चैलेंजेस को देख ले तो हमारी जो डिफरेंस है मर्दों और औरतों के तालीम में वो 49% और 70% है। एक दूसरी बात, कल्चरल नॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि हम अर्ली मैरिजेस करते हैं। हम ये कहते हैं कि औरत के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है क्योंकि वैसे भी वो काम नहीं करेगी। ठीक है, घर में रहती हैं तो तालीम की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये 5वीं 10वीं तक तालीम दे रहे ताकि लिखना पढ़ना जान सके, अदरवाइज गर्ल्स आर वेमेन डू नॉट नीड एनी एजुकेशन। ठीक है, कल्चर के मुताबिक मर्द चूंकि बाहर जाकर जॉब करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हायर एजुकेशन हासिल करें। ड्रॉप आउट रेट्स को देखा जाए तो गर्ल्स जो है 32%, ये 10वीं तक पढ़ ले और फिर वालिदैन कहते हैं कि अब उसकी उम्र, शादी की उम्र हो चुकी है तो उसको स्कूल से निकाल दे। और आगे तालीम जो है मर्दों को दी जाती है ज्यादा बनिस्बत औरतों के। तो ये डिफरेंसेस मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी अहमियत जो है हमें जो मलाला यूसुफजई है उसकी जो मेमोयर है उससे भी मिलती है, जब वो कहती है कि आई एम मलाला। और उसने जो किताब लिखी और इतना नाम कमाया, ठीक है, नोबेल लॉरिएट बन गई, ठीक, कम तरीन उम्र में, तो एजुकेशन की वजह से बनी। और उसने कहा कि स्वात जैसे इलाके जहां पर एक्सट्रीमिज्म बहुत हाइट पर है, उसका एक ही हल है कि आप वहां की औरतों को और मर्दों को एजुकेट करें, तो एक्सट्रीमिज्म भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, रिकमेंडेशन फिर इसके लिए क्या है, तो जाहिर बात है अगेन कि आप एजुकेशन का जो बजट है वो भी बढ़ाएं। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स जो है उसमें से लड़कियों को हिस्सा भी दे रहे और इसको एक्सपेंड भी करें। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहाल करें, हरेसमेंट लॉज जो है उसको ठीक करें। और इस निज़ाम को ठीक किए बगैर आप लड़कियों को जो है तालीम नहीं दे सकते, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, और जेंडर सेंसिटिव करिकुला ले आए, ऐसा करिकुलम ले आए जो कि इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करे। अब हमारा करिकुलम ज्यादातर मर्दों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, मतलब औरतों के मसाइल को डिस्कस नहीं करता। अब आते हैं वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के, औरतों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसा है। तो जाहिर बात है हमारे पास एक डुअल सिस्टम मौजूद है। वो डुअल सिस्टम ये है कि पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म है। पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म जो है ये एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा हर्ट करती है। अब मर्द की हुक्मरानी है तो मर्द चाहेगा कि मुझे जॉब मिले। कैपिटलिज्म जो है वो तो चाहेगा कि औरत घर पर रहे और हमारे लिए मर्दों को जो है प्रोड्यूस करे, बच्चे ले आए और फिर उस बच्चों को बड़ा करे और हमारे कारखाने के लिए मजदूर जो है प्रोवाइड करे, सरमाएदार तो यही सोचेगा। तो ये दो ऐसे निज़ाम हैं जो कि ऑपरेशन पर मबनी है और ये मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट की एक्सेस को लिमिट करते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने बता दिया। अब पाकिस्तान में देखें तो हमारी औरतें काम के लिहाज से मर्दों से पीछे है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, अगर ये मर्दों की तरह काम करना लग जाए तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 30% जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारी गुर्बत जो है पाकिस्तान की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने औरत को बतौर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स या वर्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है और हमने कह दिया है कि नहीं, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है, आप इसको घर में ही रहने दें तो बेहतर है। ठीक है, बाकी रिजक देने वाला तो अल्लाह है, जब वो रिजक देने वाला है तो हमें औरत के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो फिलॉसफी है सोसाइटी की, कल्चरल नॉर्म्स जो है इसको डिस्मेंटल होना चाहिए लाजमी।
अगर हमने तरक्की करनी है। और साथ में जेंडर पे गैप भी मौजूद है। मर्दों की सैलरी ज्यादा होती है, औरतों की सैलरी कम है। अपॉर्चुनिटीज अब इस वक्त क्या है, तो फ्रीलांसिंग है। अब औरतें घर बैठकर भी काम कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो घर से बाहर निकले, घर बैठकर काम करें। ऑनलाइन कारोबार भी आ चुका है, मार्केट्स भी खुल गए हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें, हाँ, इसके लिए ये है कि आप स्टिम एजुकेशन ले आए। स्टिम एजुकेशन मतलब साइंटिफिक एजुकेशन, जिसमें आप स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाए, टेक्नोलॉजी पढ़ाए, इंजीनियरिंग पढ़ाए और मैथमेटिक्स पढ़ाए, ठीक है, स्टिम। तो ये सारी चीजें जो है आप औरत को दे रहे, जाहिरी बात है वो फिर कामयाबी की सीढ़ियां जो है चढ़ती जाएंगी। अब वर्क फोर्स में भी जो है, अगर ये बेचारी बाहर जाती है तो वहां पर वर्क प्लेस जो है हरेसमेंट होता है, ठीक है। लोग उसके पीछे आवाजें बनाते हैं, कोई कहता है दुपट्टा नहीं पहना, कोई कहता है कपड़े जो है बड़े फिट है, कभी कोई कहता है टखनियां नजर आ रही हैं, कोई कहता है कि आर्म्स नजर आ रहे हैं, कोई कहता है कि मेकअप ज्यादा किया है। अच्छी लड़कियां या औरतें बाहर घूमते वक्त मेकअप नहीं करती, ठीक है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, और उसके पीछे जो है आवाजें खसती रहती हैं। जैसे कि एक लड़की जो है मीनारे पाकिस्तान जो है गई थी, वो 14 अगस्त को, ठीक है, और वो वहां पर कोई टिकटॉक बना रही थी। तो जो है सैकड़ों लड़के जो है उस को तंग कर रहे थे, और वो एक वीडियो वायरल हुई थी। फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये लड़की गई ही लड़कों के लिए थी मीनारे पाकिस्तान, और कुछ ये कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी की सोच ही ऐसी है कि हैरेसमेंट वाली है, लड़की को देखते ही जो है हैरेस करना शुरू कर दिया। तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत 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 ज्यादा है। 60% ऑफ वर्किंग वुमेन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, ठीक है। तो ये सारी कहानियां जो है बड़ी खतरनाक है। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास वर्क प्लेस हरेसमेंट की लॉज हैं। हमने क्या करना है, इसको मजीद स्ट्रेंथन करना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरी बात जो है, प्रमोट माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि बस ये लोग घर से बैठकर जो है काम कर सके। माइक्रो फाइनेंसिंग वही जो चाहे आप इजी पैसा और ये मोबाइल बैंकिंग ले ले, या फ्रीलांसिंग वगैरह के प्रोग्राम ले ले, तो ऐसी चीजें प्रमोट करें ताकि औरतें जो है घर बैठकर भी चीजें कमा सके, मतलब पैसे कमा सके, कारोबार कर सके। जी, किसी ने क्वेश्चन किया है कि फारहान ने कहा है ओनली 10% ऑफ women रिपोर्ट ओइंग लैंड इंडिविजुअलिटी, बिल्कुल। अच्छा, लीगल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो लिबरल फेमिनिज्म आपको ये कहता है कि हर एक औरत को हक हासिल है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और इक्वल लीगल राइट्स मिले, ठीक है। और जब इनको ये दो चीजें मिलेंगी, एजुकेशन इक्वल मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलेगी, जस्टिस इक्वल मिलेगा, लीगल राइट्स इक्वल मिलेंगी, तो पेट्रियार्की खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इनइक्वालिटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी हमारे पास जाहिरी बात है चैलेंजेस तो है, जैसे कि एसिड एंड बर्न क्राइम, ये तो बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो है कुछ काम करना है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये भी बढ़ रहा है, ठीक, मौजूद है हमारी सोसाइटी में, मर्द औरतों को मारते रहते हैं आनर किलिंग के नाम पर, गैरत के नाम पर, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, कवानीन इसके लिए भी मौजूद है, एंटी आनर किलिंग लॉ भी मौजूद है, ठीक है। एसिड एंड बर्न क्राइम बिल भी मौजूद है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी मौजूद है। लेकिन जो मसला आ रहा है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, लेक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी मिसाल आपको मुख्तारा माइज की जो जर्नी है, केस है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंडिविजुअली इसके बारे में एक क्लास भी लूंगा मुख्तारा माई के बारे में। लेकिन इसका गैंग रेप हुआ, फिर ये सालों साल जो है अपनी इज्जत, अपनी इंसाफ के लिए लड़ती रही, ठीक है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आखिर में विक्टिम जो है वो फ्री हो गए, ठीक। विक्टिम तो नहीं कहूंगा, बल्कि क्रिमिनल जो है, जो रेपिस्ट कहूंगा, जो रेपिस्ट थे, उसको जो है अदालत ने छोड़ दिया। तो ये हमारे लीगल सिस्टम पर एक सवालिया निशान है कि एक औरत जिसका गैंग रेप हुआ, जो इतना हाईलाइट हुआ कि ये सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बन गया, लेकिन जब इंसाफ की बात आई तो आपने रेपिस्ट को मुकम्मल तौर पर आजाद कर दिया।
फ्री छोड़ दिया, ठीक है। एनी हाउ, ये क्वेश्चन मार्क है कि लॉज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब तरीकेकार क्या है कि एक तो लॉन्च क्या करें, नेशन वाइड लीगल लिटरेरी प्रोग्राम्स फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज, ट्रेन लॉ enforcement on gender sensitivity, strengthen monitoring mechanism for enforcing women related laws। यहाँ पर चलो ठीक है, हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन की जो लेक आ रहा है उसको हमने क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है और इम्प्लीमेंटेशन सही बनानी है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, ये कंबरले क्रेनशा का इंटरसेक्शनैलिटी। अगरचे ये आपके इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन बना देते हैं, बेहतर बात है। अगर आप पेपर में भी लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे बनिस्बत बाकी कैंडिडेट्स के, ठीक है। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये बताती है कि मसला सिर्फ मर्द औरत का नहीं है। इनइक्वालिटी जब आती है तो ये रेस, क्लास, जेंडर, ये इन सारे इश्यूज को हमने हाईलाइट करना है। आप रेस को भी, आप सिर्फ सेहत और एम्पावरमेंट और इन सारी चीजों को डिस्कस मत करें, बल्कि आप रेस को भी बीच में ले आए, क्लास को भी, जेंडर को भी, और ये सारे ओवरलैप करते हैं और औरतों को अप्रेस करते हैं इस एक खास तरीके से। तो अगर आपने कुछ करना है तो इंटरसेक्शनैलिटी को ठीक करना है, ठीक है, और औरतों को और मर्दों को एजुकेट करना है इन तमाम चीज़ों के बारे में। तब ही जाकर हेल्थ भी ठीक होगा, एजुकेशन भी ठीक होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक होगा, और औरतों को की जो एम्पावरमेंट है वो भी हो जाएगी, ठीक है। और आखिर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है एक कोटेशन है, ये कोट करके बताता हूँ और फिर क्लास ख़त्म करते हैं कि no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you। कि कोई मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी औरतें मर्दों के शाना बशाना खड़ी ना हो। और एक और जो है अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि जब आप एक औरत को तालीम देते हैं तो आप पूरे नेशन को तालीम देते हैं, ठीक है। सो ये सारी बातें ये जाहिर करती हैं कि औरत को एजुकेट करना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसको जो है फाइनेंशियली एम्पावर करना, पॉलिटिकली एम्पावर करना, उसको लीगली जो है एम्पावर करना, उसको हक देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, ये एक मुल्क के लिए बेहतर है, एक सोसाइटी के लिए बेहतर है, एक कल्चर के लिए बेहतर है, और यही बेस्ट सोल्यूशन है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।